बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर पार्ट 23। जिन दिनों औगर खान राम जी के पीछे पड़ा हुआ था और दीगर सालार हैदराबाद की तरफ मरहट्टों के साथ उलझे हुए थे, उन दिनों अंग्रेजों ने भी औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी थी। दरअसल अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1612 ईस्वी में सूरत शहर में तिजारत का आगाज किया था। कंपनी ने अपने काम का आगाज अजीबो गरीब तरीके से किया। यह कंपनी आगरा और दिल्ली से मकामी अशिया खरीद कर इंग्लिस्तान की बनी हुई अशिया फरोख्त करना शुरू हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक एजेंसी मैसोलीपट्टम में भी थी। मैसोलीपट्टम की बंदरगाह उस वक्त कुतुब शाही हुकूमत के इलाके में शामिल थी। 1633 में अंग्रेजों ने बालासूर और हरिहरपुर में 2 कारखाने भी खोल दिए और 1640 में उन्होंने मद्रास में एक किले की बुनियाद भी रखी और उस किले का नाम उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा था। यह इलाका चूंकि मुगलों की सल्तनत में शामिल न था, लिहाजा मुगलों ने कोई एतराज न किया। 1651 में अंग्रेजों ने हुगली यानी बंगाल में अपना पहला तिजारती दफ्तर खोल दिया। अंग्रेज मुख्तलिफ इलाकों से रेशम, चीनी और इस किस्म की दीगर अशिया खरीद कर बरामद किया करते थे। उस वक्त सूबा बंगाल का गवर्नर शाह जहां का बेटा शुजा था। उसने 1652 में अंग्रेजों को 3000 रुपए सालाना के इवज तिजारत करने की इजाजत दे दी थी। उसके बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपने तमाम दफातर की तंजीमें नौ की जो आजाद हुकूमत के कयाम के मुतरादिफ थी। मद्रास में अंग्रेजों ने अपना सदर दफ्तर बना लिया जहां कंपनी का सरबराह बैठता था और सूरत और मद्रास की कंपनियां उसके मातहत काम किया करती थी। उसके बाद बंगाल के साथ तिजारत में अंग्रेजों ने खूब हाथ रंगे। इस तरह बंगाल की तिजारत तेजी से बढ़ती गई, हत्ता कि उस सूबे से कंपनी की बरामदात की मालियत लगभग 34,000 पाउंड सालाना हो गई थी। उसके बाद यही तिजारत बढ़ती बढ़ती 1.5 लाख पाउंड सालाना तक जा पहुंची थी। उसके बाद अंग्रेजों ने यूरोप से माहिर रंगसाज भी बुलाए ताकि वो रेशम के रंग का मयार बुलंद कर सके। उन्होंने हुगली से समंदर तक जहाज रानी भी शुरू कर दी। इस तरह अंग्रेजों के पहले जहाज ने खलीज बंगाल में सफर शुरू किया था। शाहजहां के बेटे शुजा के बंगाल से चले आने के बाद अंग्रेजों को मुगलों से कुछ शिकायत पैदा हो गई थी। पहले वो अपनी बरामदात पर सालाना 3000 बतौर टैक्स अदा किया करते थे, लेकिन अब चूंकि उनकी आमदनी और उनकी बरामदात में इजाफा हुआ था, लिहाजा उनसे ज्यादा टैक्स का मुतालबा किया जाने लगा था। जबकि अंग्रेजों का कहना था कि वो इससे पहले जो उनका मुआहिदा हुआ है उसके तहत 3.5% टैक्स अदा करेंगे। उस टैक्स के अलावा अंग्रेजों को मुगल सल्तनत से दूसरी शिकायत ये थी कि राहदारी की फीस के अलावा बाज मसनूआत की मुफ्त सप्लाई का सिलसिला नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों को तीसरी शिकायत ये थी कि बाज सरकारी ओहदेदार उनके तिजारती सामान को खोलकर उसका मुआयना करते हैं और फिर बहुत सा सामान कम निर्ख पर खरीद कर उसे मंडी में फरोख्त कर देते हैं। जहां तक अंग्रेजों के पहले मुतालबे का ताल्लुक था वो नाजायज था, क्योंकि मुगल सल्तनत में ताजरों पर 2.5% टैक्स आयद था। उसके मुकाबले में अंग्रेजों पर 1% मजीद इसलिए टैक्स आयद किया गया था कि वो जिजिया अदा नहीं करते थे। जहां तक उनके दूसरे और तीसरे मुतालबे का सवाल था, औरंगजेब आलमगीर ने अपने उमरा को निहायत सख्ती के साथ ऐसे इकदामात की मुमानत कर दी थी, बल्कि ऐसे इकदामात को गैर कानूनी भी करार दे दिया था। लिहाजा जो ओहदेदार ऐसा करते थे वो गोया औरंगजेब आलमगीर के अहकामात के खिलाफ करते थे। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर के दौर में राहदारी भी खत्म कर दी गई थी और उस सिलसिले में औरंगजेब आलमगीर ने अपने पोते अजीमुशान को भी निहायत सख्ती के साथ मना कर दिया था कि वो अंग्रेजों से जबरदस्ती या कम कीमत पर कोई चीज हासिल न करे। हकीकत यह थी कि खुद अंग्रेज ताजिरों ने बाज ओहदेदारों के साथ मिलकर बदउनवानियां शुरू कर दी थी। लिहाजा उन ओहदेदारों ने भी अंग्रेजों की कमजोरी से फायदा उठाना शुरू कर दिया। औरंगजेब आलमगीर के लिए यह बहुत मुश्किल था कि वो हर जगह मौजूद होता और हर बात का खुद ख्याल रखता। लिहाजा औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ जो अंग्रेजों को शिकायत थी वो एक तरह से उनके अपने ही आदमियों की पैदा करता थी। जब अंग्रेजों के उन नाजायज मुतालबात को मंजूर न किया गया तो उन्होंने बजोरे कुव्वत अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश शुरू कर दी। इस तरह बंगाल में लड़ाई शुरू हो गई। हुआ ये कि हुगली में औरंगजेब आलमगीर के एक सालार ने 3 अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया जो बगावत और फितना गरी में मुलव्विस थे। जवाबन अंग्रेजों ने हुगली के शहर को नजर आतिश करके मुगलों के एक जहाज पर कब्जा कर लिया और बहुत सी हुकूमती कश्तियों को आग लगा दी। उसके जवाब में बंगाल के वायसराय और औरंगजेब आलमगीर के मामू शाइस्ता खान ने अंग्रेजों के सारे कारखानों पर कब्जा कर लिया।
شائستہ خان نے یہی نہیں کیا، بلکہ جب انگریزوں نے طاقت استعمال کرنا چاہی تو اس نے ان سے بڑھ کر طاقت استعمال کی اور انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں انگریز ہگلی سے بذریعہ سمندر فرار ہو گئے۔ اب انگریزوں نے تخریب کاری کی کارروائیاں شروع کر دی تھی۔ پہلے انہوں نے مٹیا برج کے قریب ایک مغل عمارت کو آگ لگا دی اور کلکتہ کے قریب ایک قلعے پر قبضہ کر دیا۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے سمندر کے اندر ایک جزیرے پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں انہوں نے اپنی عسکری طاقت کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد انگریزوں نے بالاسور کے شہر کو لوٹ کر آگ لگا دی اور وہاں جو مغل جہاز کھڑے تھے انہیں آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ انگریزوں کی ان کارروائیوں کے جواب میں اورنگزیب عالمگیر کا ماموں شائستہ خان، جو بنگال میں اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے حاکم تھا، وہ حرکت میں آیا اور جس جزیرے پر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا اس جزیرے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ شائستہ خان اس جزیرے پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تب انگریز اس جزیرے کو خالی کر کے فوراً ادھر ادھر ہو گئے۔ وقتی طور پر انگریز شائستہ خان کے سامنے دب گئے اور شائستہ خان نے انہیں نئی شرائط کے تحت تجارت شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہ خبریں جب برطانیہ پہنچی تو برطانیہ سے کمپنی کا ایک نیا سربراہ آ گیا، اس کا نام ہیت تھا۔ اس نے بنگال خالی کر کے صرف چٹاگانگ کو تجارت کے لیے ایک محفوظ اور آزاد اڈا بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے آتے ہی بالاسور کے قلعے کو نقصان پہنچایا اور لوگوں پر انتہائی مظالم ڈھائے، لیکن جب شائستہ خان نے آنکھیں دکھائی اور جوابی کارروائی کرنا چاہی تو ہیت مدراس کی طرف چلا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب انگریزوں کی ان ناجائز کارروائیوں کا علم ہوا تو اس نے انگریزوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا، پوری مغل سلطنت میں ان کی تجارت پر پابندی عائد کر دی۔ لیکن اس وقت مصیبت یہ تھی کہ مغلوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہ تھا، جس کی بنا پر انگریزوں نے اپنی سمندری طاقت کے باعث اورنگزیب عالمگیر کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا۔ اورنگزیب نے اس بنا پر بھی انگریزوں سے صلح کر لی کہ ان دنوں ان گنت لوگ سمندر کے راستے حج کے لیے جاتے تھے، لہٰذا زائرین حج کے لیے سمندری راستے کو محفوظ رکھنا بھی اورنگزیب عالمگیر ضروری سمجھتا تھا۔ آخر انگریزوں اور اورنگزیب عالمگیر کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت بنگال میں ایک نیا حاکم مقرر کیا گیا جس کا نام ابراہیم زعیم خان تھا، جو ایک نرم دل اور منکسر المزاج شخص تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹ کو مدراس سے کلکتہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہی وہ دن تھا جب شمالی ہند میں برطانوی اقتدار کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ اس معاہدے کے بعد انگریز مغلوں کو اپنے سامنے کمزور خیال کرنے لگے تھے، لہٰذا لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیئرمین جوزیا چائلڈ نے مغل سلطنت سے مکمل نجات حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے انگریزوں کے کارخانوں کو سورت سے منتقل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تجارتی مرکز کے طور پر اس نے بمبئی کا انتخاب کیا تھا کہ مغلوں کو وہاں رسائی حاصل نہ ہو سکے۔ یہ بھی حکم جاری کیا کہ سمندر میں مغل جہازوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن مسٹر چائلڈ کے ان احکامات پر پوری طرح عمل نہ ہو سکا، کیونکہ جب انگریزوں نے سورت سے کارخانے منتقل کرنے کی کوشش کی تو وہاں جو اورنگزیب عالمگیر کا حاکم تھا اس نے فوری طور پر انگریزوں کے کارخانوں پر اپنا پہرا لگا دیا اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کو کارخانوں کے اندر ہی رہنے کا حکم دے دیا۔ اس صورتحال کے تحت چائلڈ ایک بحری بیڑا لے کر ہندوستان کے ساحل پر پہنچا اور اس نے مغلوں سے ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ ان کے کارخانے سورت میں بند کر دیے گئے تھے۔ چائلڈ کی اس کارروائی کے جواب میں سورت میں جو اورنگزیب عالمگیر کا حاکم تھا اس نے فوری طور پر انگریز کارخانے دار اور اس کے مقامی ساتھیوں کو قید کر کے کارخانوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جواب میں چائلڈ نے یہ کارروائی کی کہ اس نے مغلوں کے وہ جہاز جو اس وقت ساحل پر کھڑے تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جواب میں مغلوں نے بھی جوابی کارروائی کی اور انہوں نے تمام انگریز قیدیوں کو جیل میں منتقل کر دیا۔ ٹیکسوں کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک طرح سے اب انگریزوں اور اورنگزیب عالمگیر کے درمیان اختلافات گہرے ہو گئے تھے اور لڑائی کسی صورت سامنے آنے لگی تھی۔ حالانکہ اورنگزیب عالمگیر ٹیکسوں کے سلسلے میں انتہائی نرمی سے کام لینے والا تھا۔ اپنے دور حکومت میں اورنگزیب عالمگیر نے لا تعداد ٹیکس منسوخ کر دیے۔ ان ٹیکسوں کی تعداد جو معاف کیے 60 سے 80 تک بیان کی جاتی ہے۔ گو ان ٹیکسوں کی تنسیق سے خزانے کو بے پناہ مالی نقصان اٹھانا پڑا، مگر پیداوار میں اضافے کے باعث مالیہ میں اضافہ کیا گیا اور دیگر اقدامات کے تحت نہ صرف عوام سے ٹیکس کا بوجھ کم ہو گیا بلکہ مذکورہ بالا خسارہ بھی پورا کر دیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر ایسا مہربان اور نرم دل تھا کہ اپنے دور میں وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ اور ہندوؤں سے جزیہ وصول کیا کرتا تھا۔ جزیہ کی ادائیگی کے عوض ہندوؤں کو وہ تمام ٹیکس معاف تھے جو مسلمانوں کو ادا کرنے ہوتے تھے۔ اس اعتبار سے ہندوؤں یا ان کے علاوہ جس قدر غیر مسلم ہندوستان میں تھے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوتی تھی، بلکہ مجموعی طور پر انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں کم ادائیگی کرنا پڑتی تھی۔ لہٰذا انگریز ٹیکسوں کے سلسلے میں جو شکایات کرتے تھے وہ بالکل ناجائز اور غیر مناسب تھی۔
60 से 80 टैक्स माफ करने के बाद भी औरंगजेब आलमगीर ने ज़राई तरक्की को अपने अरूज पर पहुंचाते हुए अपनी आमदनी बढ़ा ली। इस तरह जब हम उसके दौर का जायजा लेते हैं तो अकबर के दौरे हुकूमत में सरकारी खजाने की सालाना आमदनी करीबन 1 करोड़ 90 लाख पाउंड हुआ करती थी, जबकि यही आमदनी शाहजहां के जमाने में बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख पाउंड हो गई थी। मगर औरंगजेब ने गो 60 से 80 तक टैक्स माफ करते हुए अवाम की बेहतरी का बेहतरीन काम किया। इसके बावजूद खुद उसके जमाने में सरकारी आमदनी लगभग 60 करोड़ पाउंड सालाना थी। इस कदर टैक्स माफ करने के बावजूद भी औरंगजेब आलमगीर ने ऐसी शानदार इक्तसादी मंसूबाबंदी की कि उसके दौर में अवाम खुशहाल थे। अंग्रेजों के अलावा किसी और तबके ने, जिनमें हिंदू भी शामिल थे, टैक्स की अदायगी के सिलसिले में कभी कोई एतराज न किया था, इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर ने उन्हें मुराद भी बेहतरीन फराहम कर रखी थी। उसकी मंसूबाबंदी इतनी कामयाब थी कि अपनी किफालत करने के बाद मुल्क की मसनूआत गैर मुमालिक को बरामद की जाने लगी थी। तिजारत और बरामदात को फरोग देने के लिए ये बहुत जरूरी था कि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक जराए रस्लो रसाइल को बेहतर बनाया जाए, और आवाम की बेहतरी के लिए औरंगजेब आलमगीर ने इस काम पर बड़ी तवज्जो दी। उसने शाहराएं और इमारतें तामीर कराई, पुल बनवाए और दीगर इंतजामात किए। उनमें अंग्रेजों के लिए भी बेहतरी थी। इलावजी उन सड़कों की हिफाजत के लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात किए। पैदावार बढ़ाने और तिजारत को फरोग देने की गरज से न सिर्फ हर शख्स को तिजारत करने का मौका मिला, बल्कि नए ताजिरों की हौसला अफजाई भी की गई। उसके साथ औरंगजेब आलमगीर बहुत सी नई सनतों का कयाम अमल में लाया और दीगर सनतों के फरोग के लिए भी हर मुमकिन इक़दामात किए। कालीन बाफी, रेशम और कम ख्वाब साजी के कारखाने लगाए गए। कीमती कपड़ा तैयार करने के लिए अलग कारखाने लगाए गए थे। इसी तरह लोहे का सामान तैयार करने के लिए भी कारखाने तामीर किए गए। ये तमाम कारखाने लाहौर, फतेहपुर, सियालकोट, आगरा, होशियारपुर, जालिंधर, अजमेर, पटना, काठियावाड़, ठट्टा, गुजरात, गोलकोंडा, उड़ीसा, भक्कर और कश्मीर में कायम किए गए थे। अंग्रेजों को यह भी शिकायत थी कि जिस तरह औरंगजेब आलमगीर ये कारखाने कायम कर रहा है, इस तरह उनकी तिजारत मांद पड़ जाएगी। इस बिना पर अंग्रेज टैक्स का बहाना बनाकर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ एक फितना, सरकशी और बगावत खड़ी करने के दर पे थे, लेकिन औरंगजेब उन्हें ऐसा करने की इजाजत देने के लिए तैयार न था। अंग्रेज ये समझते थे औरंगजेब आलमगीर की सल्तनत बड़ी वसी है, और अगर उसकी सल्तनत के एक कोने में वो कोई कार्रवाई करते हैं तो उस कार्रवाई की खबर बड़ी देर बाद औरंगजेब के पास पहुंचने पाएगी। इतनी देर तक वो मजीद कार्रवाइयां करते हुए अपने लिए फवायद हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये अंग्रेजों को गलत फहमी थी, इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर ने जहां अपनी सल्तनत को 24 सूबों में तकसीम कर रखा था, वहां उसने सूबों के हालात से बाखबर रहने के लिए वाक़या नवीस और खुफिया रिपोर्टर मुकर्रर किए हुए थे। ये लोग बराह रास्त मरकज के तहत काम करते थे और सूबाई वाली से उनका कोई सरोकार न होता था। ये लोग किसी खौफ और झिझक के बगैर मरकज को सारे हालात की तफसील फिलफौर पहुंचा दिया करते थे। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर ने वाक़या नवीस और खुफिया इतलात मुरतब करने वाले उम्माल को हुक्म दे रखा था कि वो तमाम हालात की मुकम्मल तफसील वक्तन फवक्तन उसे रोजाना रवाना करते रहे। मोहतसिब, काजी, दीवान और बख्शी जो सूबों के तहत हुआ करते थे, वो भी हालात पर गहरी नजर रखते थे और उसकी खबर औरंगजेब आलमगीर को कर दिया करते थे। उन हालात में जब औरंगजेब आलमगीर को यह खबर मिली कि अंग्रेजों ने बंबई को अपना मरकज बना लिया है और वहां अपनी सारी ताकत और कुव्वत को जमा करते हुए उन्होंने मुगलों के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होकर मुगलों को नुकसान पहुंचाने का तहिया किया है, तो औरंगजेब आलमगीर ने भी उनकी उन कार्रवाइयों को नाकाम बनाने का तहिया कर लिया था। एक रोज अहमदनगर के मुस्तकर में राधिका अपने खेमे में अकेली थी और खेमे में बिखरा हुआ अपना और ओगर खान का सामान तय करके बड़ी तरतीब से अपने चमड़े के संदूकों के अंदर रख रही थी। चमड़े के संदूकों में जो वो अपनी हवेली से नकदी और जवाहरात और कीमती सामान लेकर आई थी, वो ओगर खान के खेमे में जस्त के एक संदूक के अंदर मुकफ्फल कर दिए गए थे। राधिका सारे सामान को तरतीब और करीने से लगा रही थी कि खेमे के दरवाजे से किसी की आवाज सुनाई दी, खातून हम अंदर आ सकते हैं। उस आवाज पर राधिका चौंकी थी। हाथ में पकड़ा सामान उसने एक तरफ रख दिया और जब उसने मुड़कर खेमे की तरफ देखा तो दंग रह गई। खेमे के दरवाजे पर रनमस्त खान और जरनिगार दोनों मियाँ बीवी खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखते ही बेपनाह शौक में राधिका खेमे के दरवाजे की तरफ भागी और आगे बढ़कर उसने जरनिगार को अपने साथ लिपटा लिया था। फिर अलहदा हुई और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, आप दोनों पर अफसोस और सद अफसोस, खेमे में दाखिल होने के लिए आप मुझसे इजाजत तलब कर रहे हैं। इस पर रनमस्त खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी बहन, आदमी किसी के मकान में या खेमे में जाए तो उसे इत्तला देने के बाद दाखिल होना चाहिए। उसके साथ ही तीनों आगे बढ़कर नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ देर तक रनमस्त ने खेमे का जायजा लिया, फिर राधिका को उसने मुखातिब किया, राधिका मेरी बहन, पहले ये कहो कि भाई कहाँ है। उस मौके पर राधिका ने बड़े प्यारे अंदाज में जरनिगार का हाथ अपने हाथ में लिया
फिर बड़ी अपनायत में कहने लगी, आपके भाई मीर मोहतरम की तरफ गए हैं। मेरे ख्याल में कोई मुहिम दरपेश है और उसी सिलसिले में मीर मोहतरम ने उन्हें बुलाया है। राधिका जब खामोश हुई तब शिकायत भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए जरनिगार बोल उठी, राधिका मेरी बहन, मुझे तुमसे शिकवे ही शिकवे और शिकायतें ही शिकायतें हैं। सूरत शहर में तुमसे कई बार मुलाकात हुई, लेकिन किसी एक मुलाकात में भी तुमने ये तक जिक्र नहीं किया, बल्कि भनक तक ना पड़ने दी कि तुम भाई को पसंद करती हो। अपनी मोहब्बत को तुमने यूं 7 पर्दों के अंदर छुपा कर रखा कि किसी को उसकी हवा तक ना लगने दी। और फिर जब मोहतरम शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ तुम्हारे इलाकों में पड़ाव किया, तब तुम बिल्कुल अजनबियत का इजहार करते हुए अपने भाई के साथ अपनी हवेली की तरफ चली गई। उस वक्त तक किसी के दिल में यह शायबा तक ना गुजर सकता था कि तुम अंदर ही अंदर भाई को चाह रही हो और उनसे मोहब्बत कर रही हो। और फिर तुमने मजीद जुल्म यह किया कि जो ही राजा राम का ताकुब करते हुए भाई इधर गए और जब पलटे तो तुमने एकदम से भाई को अपने शिकंजे में कस लिया और ऐसा कसा के शादी कर ली। अपनी शादी की खबर ना किसी को दी और ना इस सिलसिले में आपने दावत का एहतमाम किया और ना ही। जब तक जरनिगार बोलती रही, राधिका मुस्कुराती रही, यहाँ तक कि उसकी बात काटते हुए राधिका बोल उठी, मेरी बहन, इस सिलसिले में जो कुछ भी तुम कहोगी वो मेरे लिए काबिल कबूल है। औगर खान के पड़ाव में रहते हुए जो मुझे उससे कुर्बत थी, मैं उसे हमदर्दी का नाम देती रही, इसलिए कि उस वक्त औगर खान शीतल को पसंद करते थे और शीतल उन्हें चाहती थी। लेकिन जब मैं उनके पास से रुखसत होने के बाद अपनी हवेली में गई, तब वो दिन मुझ पर बड़े गिरा गुजरे। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो हमदर्दी ना थी, वो औगर खान से मेरी मोहब्बत थी, जो उनके पड़ाव में रहते हुए शीतल की वजह से दबी दबी रही। लेकिन अपने इलाकों में जाने के बाद वही हमदर्दी मोहब्बत का तूफान बनकर आतिश फिशा बनकर भड़क उठी और फिर सारे एहसासात और जज्बात को अपने साथ बहा कर ले गई। जरनिगार मेरी बहन, ये शादी इतनी जल्दी और उजलत में हुई कि बयान नहीं कर सकती। जिस रोज अमीर अपने लश्कर के साथ हमारे इलाकों में पहुंचे, उसी रोज मेरा और अमीर का निकाह हो गया था। मैंने शादी के बाद एक रात भी अपनी हवेली में बसर नहीं की। शादी वाले दिन मेरी और अमीर की दावत शहाबुद्दीन के लश्कर में थी और दावत के बाद हवेली गई, अपनी जरूरत का सामान लिया और फिर मैं लश्कर में मुंतकिल हो गई। शादी के बाद पहली रात हम दोनों मियाँ बीवी ने खेमे में गुजारी और अगले रोज अपने लश्कर के साथ हम अहमदनगर की तरफ रवाना हो गए। अब अहमदनगर पहुंचे हमें चंद ही रोज हुए हैं तो पता चला है कि मीरे मोहतरम अब अमीर को कोई और मुहिम सौंपना चाहते हैं। ये मुहिम कौन सी है, इसकी तो मुझे अभी तक खबर नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद राधिका रुकी, फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ा रही थी। जरनिगार मेरी बहन, जहां तक तुम्हारी दावत का ताल्लुक है तो दावत का ऐसा एहतमाम किया जाएगा कि तुम दंग रह जाओगी। यहाँ आने के बाद भी अमीर के बहुत से सालारों और जानने वालों ने शिकवे गिले किए और उनके उन शिकवों गिलों के जवाब में हमने उनकी दावत भी कर दी है। अब अमीर ये इरादा कर रहे थे कि अहमदनगर से हम दोनों मियाँ बीवी सूरत जाएंगे, वहां जरनिगार से मिलेंगे, रनमस्त खान को भी वहां बुला लेंगे। लेकिन लगता है कुदरत हम पर मेहरबान है, हम दोनों मियाँ बीवी को वहां जाना ही नहीं पड़ा और तुम दोनों मियाँ बीवी हमारे पास आ गए हो। पहले ये कहो, दोनों अकेले आए हो या रनमस्त का लश्कर भी उसके साथ है? राधिका जब खामोश हुई तब रनमस्त खान बोल उठा, मेरी बहन, मैं जरनिगार से मिलने के लिए सूरत गया हुआ था। लश्कर मेरा पहले ही हैदराबाद की तरफ था। मेरे लश्कर को मीरे मोहतरम ने मेरी गैर मौजूदगी में ही यहाँ बुलाया है और एक कासिद भेजकर सूरत से मुझे भी अहमदनगर पहुंचने के लिए हुक्म दिया था और उस हुक्म के जवाब में मैं और जरनिगार दोनों ही यहाँ आ गए हैं। जो कासिद मुझे बुलाने के लिए गया था उसका कहना था कि मीरे मोहतरम मुझे भाई के साथ कोई इंतहाई अहम मुहिम सौंपना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उसी मुहिम के सिलसिले में मेरे मोहतरम ने भाई को बुलाया होगा। अब भाई के वापस आने के बाद ही पता चलेगा कि हम दोनों भाइयों को किस मुहिम पर रवाना किया जाता है। रनमस्त जब खामोश हुआ तब बड़ी हमदर्दी से उसकी तरफ देखते हुए राधिका कहने लगी, रनमस्त मेरे भाई, मेरे ख्याल में तुम दोनों मियाँ बीवी जहाँ थकावट महसूस कर रहे होगे वहां तुम दोनों को भूख भी लगी होगी। मैं तुम दोनों के खाने का एहतमाम करती हूँ। जवाब में रनमस्त मुस्कुराते हुए बोल उठा, मेरी बहन, आपको ऐसी जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आने के बाद हमें तो बाद में पता चला कि भाई भी अपने लश्कर के साथ यहाँ पड़ाव किए हुए हैं। मैं तो पहले अपने लश्कर में गया, वहाँ खाना खाया। मेरी आमद से पहले ही मेरे लश्करियों ने मेरा खेमा नस्ब करके उसकी तज़ीन का सारा सामान भी कर दिया था। जो सामान मैं और जरनिगार लेकर आए हैं वो सामान खेमे में रखने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी आपकी तरफ आ गए हैं। रनमस्त खान यहाँ तक कहने के बाद खामोश हुआ, कुछ सोचा, फिर दोबारा राधिका को मुखातिब करते हुए कह रहा था, राधिका मेरी बहन, पहले ये कहो कि किशन कैसा है? उसके साथ अब हमारा एक रिश्ता है, लिहाजा किशन सिंह अब उन इलाकों में ना रहे। मेरी बहन, इन दिनों शहाबुद्दीन अपने लश्कर के साथ उन इलाकों में मरहटों की कार्रवाइयां रोकने के लिए पड़ाव किए हुए हैं। कल को किसी भी वक्त मेरे मोहतरम शहाबुद्दीन को उसके लश्कर के साथ किसी और समत रवाना कर सकते हैं।
ऐसी सूरत में वहां किशन के लिए हालात बदतर होने का खतरा है। इस बिना पर यहाँ तक कहते कहते रनमस्त को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इंतहाई संजीदगी और फिक्रमंदी में राधिका बोल उठी, भाई आपका कहना दुरुस्त है, इसका एहसास मुझे भी है और मेरे भाई को भी। वैसे भी मेरी शादी और वहां से रवानगी के बाद किशन बड़ा उदास और अफसुर्दा था। अब मेरे बाद वो कोशिश करेगा कि हवेली के अलावा वहां हमारी जिस कदर जायदाद है उसे औने पौने दामों फरोख्त कर दे। उसके बाद वो ये देखेगा कि आप दोनों भाई कहां और किस जगह मुस्तकिल कयाम रखते हैं। इस मौजू पर आपके भाई से भी मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि गो हमारी हवेली आगरा में है, लेकिन जब ये जंगों का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो मीरे मोहतरम यकीनन चाहेंगे कि लश्करियों के सालार की हैसियत से हम दिल्ली में रहें। इस बिना पर हम आगरा की हवेली फरोख्त कर देंगे और दिल्ली में दोनों भाई मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लेंगे। राधिका जब खामोश हुई तब किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए रनमस्त कहने लगा, भाई ठीक कहते हैं, अगर इन इलाकों में हालात पुरअमन हो जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पुरअमन हो जाएंगे, इसलिए कि राजपूत दब चुके हैं। बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनत को मती और फरमाबरदार बनाने के बाद उनके सारे इलाकों को मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया गया है। अब ले देकर ये मरहटे रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मरहटों ने जो बगावत और सरकशी का अलाव गर्म कर रखा है उसे भी हम बुझा कर रख देंगे। इसके बाद जब वापस जाएंगे तो वापसी पर हम दोनों भाई आगरा में नहीं रह सकेंगे। मेरे मोहतरम यकीनन पसंद करेंगे कि हम दिल्ली में रहें। इस बिना पर हम दोनों भाई दिल्ली ही में अपने कयाम का कोई बंदोबस्त करेंगे। रनमस्त जब खामोश हुआ तब राधिका इस बार जरनिगार की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरी बहन, अब तुम ये कहो कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे हमसाये में मोहतरम कंबर खान, उनकी बीवी और बेटा कैसे हैं? जवाब में जरनिगार मुस्कुराई और कहने लगी, सब आपके खिलाफ शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं। उस मौके पर हल्का सा तबस्सुम राधिका के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर शौक अंदाज में जरनिगार की तरफ देखते हुए कहने लगी, वो क्यों? वो इसलिए कि मैं और रनमस्त ने वहां कयाम किया हुआ था कि शहाबुद्दीन के लश्कर से कुछ कासिद वहां पहुंचे थे और उन्होंने हमें इत्तला दी थी कि भाई और राधिका की शादी हो चुकी है। उस मौके पर सब ने कहा कि कम अज कम हमें शादी में बुलाना चाहिए था। अगर वहां नहीं बुलाया जा सकता था तो फिर शादी का एहतमाम सूरत शहर में आकर करना चाहिए था। बहरहाल लोग बेहद खुश हैं कि भाई की आपसे शादी हो गई है, इसलिए कि आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत, कोई हसीन और आला शख्सियत की लड़की भाई को मिल ही नहीं सकती थी। राधिका मुस्कुराई कहने लगी, मेरी बहन, अंदाजा तुम्हारा दुरुस्त है। जिस वक्त मेरा और अमीर का हमारी हवेली के अंदर इंतहाई सादगी में निकाह हुआ था, उस वक्त निकाह में शहाबुद्दीन मेरे भाई के अलावा अमीर और शहाबुद्दीन के कुछ लश्करियों ने शिरकत की थी। निकाह शहाबुद्दीन के लश्कर के काजी हसामुद्दीन ने पढ़ाया था। उनकी सोहबत में रहते हुए मैंने इस्लाम कबूल किया और फिर शहाबुद्दीन ने हमारी शादी की इत्तला अपने कासिदों के जरिए आप लोगों के अलावा अहमद नगर में मीरे मोहतरम को भी कर दी थी। जब हम यहाँ पहुंचे तो मीरे मोहतरम हम दोनों से मिले, मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखा और हम दोनों को शादी पर मुबारकबाद भी थी। उस मौके पर रनमस्त खान अपना मुंह जरनिगार के कान के करीब ले गया और प्यार भरी सरगोशी में उसे मुखातिब करके कहने लगा, जरनिगार, जरा भाई की बीवी राधिका की तरफ गौर से देखो। पहले भी ये भाई के पड़ाव में रहती रही है, पर हमने इसे इस अंदाज में नहीं देखा था जिस अंदाज में इसे हम अब देख रहे हैं। खूब जायजा लेने के बाद मुझे ये बताओ कि भाई के लिए सूरत शहर में जो लड़की आप लोगों ने पसंद की थी वो खूबसूरत है या राधिका? यहाँ तक कहने के बाद रनमस्त खान ने जब अपना मुंह पीछे हटा लिया तब जरनिगार की तरफ बड़े गौर और तजस्सुस भरे अंदाज में देखते हुए राधिका ने जरनिगार को मुखातिब किया, मेरी बहन, इस मौके पर तुम्हारे कान में मेरे भाई ने क्या राज़दाराना खुसर फुसर की है? जवाब में जरनिगार खुलकर मुस्कुरा दी। फिर जो सवाल उसके कान में रनमस्त ने किया था वो मुस्कुराते हुए उसने दोहरा दिया था। ये अल्फाज सुनकर राधिका भी मुस्कुरा दी थी। फिर जरनिगार को मुखातिब करके कहने लगी, फिर तुमने रनमस्त के सवाल का क्या जवाब दिया? जरनिगार उस मौके पर थोड़ी देर के लिए बड़े गौर से राधिका की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, अभी तक मैंने उन्हें जवाब तो नहीं दिया मेरी बहन, जवाब तुम्हारे सामने दूंगी। मैं मुंह पर ना तो तुम्हारी तारीफ करूंगी और ना जो सच्ची बात है वो छुपाऊंगी। सूरत शहर में भाई के लिए हमने जिस लड़की का इंतखाब किया था, हुस्न खूबसूरती, शख्सियत और जमालो कमाल में राधिका मेरी बहन वो तुमसे बहुत पीछे है। मैं समझती हूँ भाई ने अपनी जिंदगी के साथी के लिए एक अनमोल हीरे का इंतखाब किया है। मुझे उम्मीद है कि अनमोल हीरा भाई की जिंदगी में चकाचौंध और जगमगाहट पैदा करके रहेगा। जरनिगार के उन अल्फाज पर राधिका ने ऊपर देखते हुए इंतहाई रिक्कत में कहा था, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। यहाँ तक कहते कहते राधिका चौंक सी पड़ी। उसकी तरफ देखते हुए रनमस्त खान और जरनिगार भी खड़े हो गए थे, इसलिए कि ऐन उसी लम्हे ओगर खान खेमे में दाखिल हुआ था। ओगर खान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, पहले रनमस्त को गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी, फिर जरनिगार के सर पर बोसा दिया। उसके बाद उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों मियाँ बीवी कब आए? मुझे तुम दोनों का बड़ी बेचैनी से इंतजार था। उसके बाद राधिका की तरफ देखते हुए ओगर खान कहने लगा,
राधिका, इन दोनों को कुछ खाने के लिए भी दिया है या मेरे आने तक इन दोनों को भूखा ही बिठा रखा है? लश्करगाह में कुछ लश्करियों से मुझे पता चला है कि दोनों मियाँ बीवी यहाँ पहुंच गए हैं। जवाब में राधिका एक तरह से अपनी सफाई पेश करते हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैंने तो इन दोनों के आने के साथ ही खाने का एहतमाम करना चाहा, लेकिन इन्होंने मुझे रोक दिया। भाई का कहना था कि यहाँ आने के बाद वो अपने लश्कर में गए, वहां से खाना खाने के बाद फिर दोनों यहाँ आए हैं। इस दौरान ओगर खान आगे बढ़कर राधिका के करीब एक नशीस पर बैठ गया था। उसके बाद किसी कदर संजीदा अंदाज में रनमस्त खान उसे मुखातिब करते हुए कह रहा था, भाई, लगता है मेरे मोहतरम ने जिस मुहिम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है उसी मुहिम के सिलसिले में उन्होंने मेरे ख्याल में आपको अपने पास बुलाया था। अगर ऐसा है तो क्या मुहिम की तफसील मुझे नहीं बताएंगे? जवाब में ओगर खान ने थोड़ी देर तक गौर से रनमस्त की तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मेरे मोहतरम ने जिस मुहिम के लिए हम दोनों भाइयों का इंतखाब किया है उसी सिलसिले में मेरे मोहतरम ने मुझे बुलाया था और उससे मुतालिक तफसील भी मुझे बता दी है। मेरे मोहतरम तक यह भी इत्तला पहुंच गई है कि तुम सूरत से यहाँ अपने लश्कर में पहुंच चुके हो, लिहाजा उनका कहना है कि 2 दिन बाद तुम दोनों भाई अपनी मुहिम की तरफ रवाना हो जाओ। अब मैं तुम्हें मुहिम की तफसील बताता हूँ। रनमस्त खान मेरे भाई, ये मुहिम अंग्रेजों के खिलाफ है। इससे पहले अंग्रेज समंदर के अलावा खुश्की पर भी हमारी सल्तनत के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ रहे हैं और जब मेरे मोहतरम ने उन पर सख्तियां करना शुरू की तो उन्होंने अब अपना मरकज बंबई शहर को बना लिया है। बंबई शहर चूंकि मेरे मोहतरम की सल्तनत में शामिल नहीं है, इस बिना पर अंग्रेजों का ख्याल है कि वो बंबई में अपनी ताकत और कुव्वत को मुस्तहकम करके वहां से मुसलमानों के खिलाफ तकरीबी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। बंबई में अंग्रेजों ने एक नहीं कई लश्कर जमा कर लिए हैं। इस तरह अपनी बहरी ताकत के बलबोते पर वो बंबई को अपना मरकज बनाकर हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों की तरफ पेशकदमी करना चाहते हैं। दरअसल अंग्रेज लालच और हिर्स भरी निगाह से हिंदुस्तान को देख रहे हैं और यहाँ मुसलमानों की जगह अपनी हुकूमत कायम करने के ख्वाह हैं। हम दोनों भाई बंबई में जो अंग्रेजों का लश्कर है, पहले उस पर हमलावर होकर उसे मार भगाने या उसकी ताकत और कुव्वत को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। और रनमस्त खान मेरे भाई, ये हमारी मुहिम का पहला हिस्सा होगा। हमारी मुहिम का दूसरा हिस्सा बहरी कजाक है। इस वक्त समंदर के अंदर 3 अंग्रेज बहरी कजाक काम कर रहे हैं और चौथा गिरोह पुर्तगालियों का है। जो 3 बहरी कजाक हैं उनके नाम ब्रिजमैन, रॉबर्ट और विलियम किड हैं। ये तीनों कजाक अपने साथ कजाकों का एक बहुत बड़ा गिरोह रखते हैं। यूं जानो, ब्रिजमैन, रॉबर्ट और विलियम किड की सरकर्दगी में समंदर के अंदर डाकुओं के बड़े बड़े 3 गिरोह सरगर्दा हैं और ये मुसलमानों के जहाजों को लूटने और उन पर कब्जा करने का काम जारी रखे हुए हैं।